बच्चों, कॉन्सेप्ट लाइव में आपका स्वागत है। हम आपको आज साइंस का चैप्टर 10 लाइट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हम कवर करेंगे। ये क्रैश कोर्स का पार्ट है और इसमें हम साइंस को 30 घंटे में ख़त्म करेंगे, यानी नवंबर के लास्ट में हम आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। उसी तरीके से मैथ्स का भी आपको 30 घंटे का कोर्स दिया जाएगा और वो नवंबर लास्ट तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर 10 है लाइट, जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये 12 मार्क्स का है। पर 12 मार्क्स में इसमें सेकंड पार्ट भी शामिल है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है जी, क्योंकि सीबीएसई ने पर्टिकुलर चैप्टर को मार्क्स असाइन नहीं किए। दो चैप्टर के बीच में 12 मार्क्स असाइंड है। कितने मार्क्स असाइंड है? 12 मार्क्स। तो वो 12 मार्क्स किस में है? एक तो लाइट नाम के चैप्टर में और एक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं कि भाई लाइट क्या होती है और लाइट का नेचर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के रूल क्या हैं, और सबसे खास बात कि रियल इमेज क्या होती है एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो इस चैप्टर में अब हम लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या हैं एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या है, उन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो व्हाट इज द लाइट? लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी का वो फॉर्म जिसके चलते हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। और ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको पता होगी। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। ठीक है जी। तो सूरज से, सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है वो किस तरह की वेव कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसकी जो स्पीड है वो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लाइट कितनी जरूरी है आप सब जानते हैं कि लाइट के चलते ही आप जानते हैं प्लांट वगैरह फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जिससे हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रास मिलती है जो एनिमल्स खाते हैं, और कुल मिलाकर फूड चेन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर हम इस चैप्टर में सिर्फ साइट यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने का जो होता है, लाइट इज एसेंशियल फॉर द साइट, सिर्फ यही पार्ट कवर करेंगे। तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट और बाय विच वी कैन साइट एनी ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके लाइट का। अब लाइट के सोर्स क्या क्या हैं? ठीक है जी। तो लाइट के सोर्स अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो लाइट के दो तरह के सोर्स होते हैं, एक तो होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसको जरा आप नोट कर लें। तो लाइट दो तरह के सोर्स से निकलती है, एक है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरे हैं आपके नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बारे में हम यहां पर सीखते हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे सन यहां पर दिखा रखा है ना, क्योंकि सन के अंदर आप जानते हैं कि अपनी एक फ्यूजन की रिएक्शन चल रही है। ठीक है जी। अब सन कहां से रोशनी देता है भाई? उसके अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है सालों से। तो सन जो है वो खुद अपनी ही रोशनी एमिट करता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन इनसाइड इट। तो जब खुद कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइट एमिट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने सुना होगा कि अदर स्टार, मून वगैरह या वीनस प्लेनेट क्यों शाइन करते हैं? क्योंकि वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बट सन ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है। इसीलिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? सन, किसी लैंप को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी तो वो लैंप जल उठेगा। ऐसे ही कैंडल में भी आप जानते हैं वैक्स होता है, वैक्स के उस पतले से थ्रेड को जब अपन जला देते हैं तो वो भी रोशनी देने लगता है। ठीक है जी। तो सन, लैंप, कैंडल, ये सब क्या हो गए आपके ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है, विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट, इस वर्ड पर आप ध्यान दें, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स अपॉन देम।
तो जो लाइट उन पर गिरी है उसी को वो एमिट कर दे रहे हैं। जैसे हम किसी रूम में खड़े हैं और उसमें कोई नया पॉलिश्ड यूटेंसिल, कोई कप है या जार है वो रखा हुआ है, कमरे में लाइट जलेगी तो वो जार या जो यूटेंसिल है, स्टील का नया ग्लास है, सिल्वर का नया ग्लास है, वो भी एकदम से चमक उठेगा। क्यों? क्योंकि उस पर ट्यूबलाइट या जो लैंप है उसकी रोशनी गिरी और वो रोशनी के चलते उसकी शाइनी सरफेस ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी इस तरह से हमको लाइट देता हुआ फील होता है। आइए अब आगे चलें। इस चैप्टर में अभी हम मेनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लें रिफ्लेक्शन क्या है, और आगे चल के रिफ्रैक्शन सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन सीखने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इन द सिमिलर मीडियम। जब लाइट खुद ब खुद अपने ही मीडियम में लौट आती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे क्या समझिए यहां पर कि मान लीजिए कोई ये प्लेन मिरर है, मिरर के पीछे मैं जब भी इस तरह से ये मैं छोटी छोटी लाइन दिखा रहा हूं ना, इसको क्या कहते हैं? सिल्वरिंग करना। ये भी थोड़ी देर में अपन सीखने जा रहे हैं, सिल्वरिंग करना या फिर पॉलिश करना। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, उस स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से छोटी छोटी लाइनें खींच दीजिए, तो ये अब क्या बन गया? मिरर बन गया। तो ये जो छोटी छोटी लाइन है वो वहां पर क्या दिखाती है? पॉलिश को या सिल्वरिंग को, और इसको ओवरऑल क्या कहते हैं कि अब ये मिरर बन गया। तो इस मिरर पर जब आपने एक टॉर्च से लाइट फेंकी तो वो लाइट इससे टकरा के वापस से उसी मीडियम में लौट गई। जैसे होता नहीं, कई बार बच्चे अपने नेबरहुड में किसी दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए करते नहीं है, आप मिरर का कोई टुकड़ा ले लेते हैं या मिरर ले लेते हैं और सन की जो रोशनी उस पर पड़ती है, उस रोशनी को वो अपने हाथ में रखे हुए मिरर से फोकस करते हैं अपने किसी दोस्त की आंखों पर या उसके फेस पर। समझ रहे हैं? तो रिटर्निंग बैक और द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन द सिमिलर मीडियम। तो टॉर्च से रोशनी भी इसी मीडियम में आई और मिरर से टकरा के वापस से उसी मीडियम में लौट गई। ऐसा नहीं हुआ कि रोशनी यहां से इस तरफ चली गई, ऐसा नहीं हुआ। मीडियम बदल जाता है तो वो क्या बन जाता है? रिफ्रैक्शन। वहां पे आर आता है, पर मीडियम जब तक नहीं बदल रहा तब तक यहां पर ये क्या आएगा? ये एल को दिखा रहा है। तो जब कभी भी लाइट सिमिलर मीडियम में लौट जाती है ना, सेंडिंग बैक या रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग अपॉन अ पॉलिश्ड सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई भी शाइनी सरफेस, जैसे नए स्टील के बर्तन हो गए, नए स्टील के बर्तन में भी तो हमको अपना चेहरा दिख जाता है। ठीक है, पुराने वालों में थोड़ा धुंधला सा दिखता है, पर नए स्टील के बर्तनों में कोई ग्लास खरीदा है, इवन स्पून खरीदी है, उन सब में हमको बहुत अच्छे से अपना चेहरा दिख जाता है। अब ये छोटी सी बात जो मैं पहले ही बोल चुका, वे ऑब्जेक्ट जिनकी सरफेस पे पॉलिश हो रही है वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हमको वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज भी बहुत अच्छी से दिखती है। तो जब अच्छी पॉलिश होगी तो वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जिसके चलते हमको जो इमेज होती है या हमारा जो फेस है उस स्पून में या ग्लास में वो हमको बहुत अच्छा सा दिखेगा। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी ग्लास और मिरर में क्या फर्क होता है कि किसी ग्लास में जब हम सिल्वर का बहुत थिन लेयर लगा देते हैं तो वो ग्लास कन्वर्ट्स इनटू मिरर। तो ये बात मैं लिख दे रहा हूं, किसी ग्लास, कोई ग्लास है, ग्लास में तो हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें फिर हमने क्या करा? सिल्वरिंग कर दी। तो जैसे ही उसमें सिल्वरिंग कर दी तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? वो ग्लास हैज कन्वर्टेड इनटू मिरर। और मिरर क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सब बात यहां तक समझ में आई होगी। अब देखिए, हम इसको अब रूल की तरह पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के रूल क्या होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेज में हम अब इस तरह के 3 पॉइंट की बात करेंगे: इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आप उम्मीद है सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। देखिए, गौर करिए, विच फॉल्स ऑन द मिरर। ये आपने टॉर्च जलाई, टॉर्च से
आपकी जो रोशनी है वो देखिए ये चल दी इस तरीके से, ये एरो दिख रहे हैं। तो टॉर्च से चलने वाली लाइट विच फॉल्स अपॉन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या है कि भाई मिरर से टकरा के जो लाइट चली गई दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो मिरर पर जो लाइट आकर फॉल कर रही है, आकर गिर रही है, वो क्या कहलाई? इंसिडेंट रे। और मिरर से टकराकर जो लौट गई उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों रे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम किसके पास आ रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है कि जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट आकर गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मिरर का वो पॉइंट जहां पर कि इस वाइट लाइट टॉर्च से निकल के गिरी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये वाला जो दिख रहा है वो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो टॉर्च जलाई, टॉर्च से लाइट गिरी, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, तो गिरने वाली लाइट इंसिडेंट रे और टकरा के जो लौट गई वो गई रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर आकर ये गिरती है और लौट जाती है वो पॉइंट कहलाया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन के नीचे छोटी छोटी लाइनें खींच दी, तो ये क्या था? प्लेन मिरर था। तो रिफ्लेक्शन में सारी टर्मिनोलॉजी समझने के बाद अब हम उसके जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई लाइन 90 डिग्री पर खींच दें। जैसे मिरर था, ये मिरर है, तो इस मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी आपने। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर से दिखाता हूं तब आपको दिख पाएगा। तो इस मिरर के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन खींच दी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एन फॉर नॉर्मल, है ना। नॉर्मल को मैं एन से दिखाऊंगा। तो टॉर्च से निकली रोशनी यानी इंसिडेंट रे, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी बोर्ड का ही एक प्लेन पर तीनों चीजें हुई, रे इंसिडेंट भी हुई, रिफ्लेक्ट भी हो गई और नॉर्मल भी, पूरा इस बोर्ड के प्लेन में। ऐसा नहीं है कि टॉर्च वाली रोशनी बोर्ड के प्लेन में गिरी और यहां से टकरा के वो आपके कैमरे की तरफ चली आई। जैसे कहते हैं ना, वो स्पिन बॉलिंग की तरह नहीं है कि स्पिन बॉलिंग में तो प्लेन बदल जाता है। यहां पर एक ही प्लेन में सब कुछ रखना है, तीनों को एक ही प्लेन में रखना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या लिख रहा है? देखिए आप, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल मेजर कहां से किए जाएंगे? नॉर्मल से। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गई, तो ये एंगल क्या कहलाया आपका? इंसिडेंट एंगल। आई से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मैं किससे दिखा रहा हूं? आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल से मेजर किया जाएगा, तो यहां से ये इसको मैं दिखा रहा हूं आर से। तो यहां फिर दिखाता हूं मैं आपको। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम दिखा रहे हैं आर से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं हम आई से। और एंगल का आप नोटेशन जानते ही क्या होता है? इस तरह से, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये खास रूल है। सेकंड वाला तो और भी इंपॉर्टेंट है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूं, सारी चीज़ों को बोर्ड की क्लियर करके। क्या खास बात है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये एंगल का सिंबल होता है, कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई से दिखाया, फिर से ये एंगल का सिंबल हो गया और फिर ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो इन दोनों लॉस को आप लिख लें और अब मैं इसका एप्लीकेशन करके किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना के आपको दिखाया करूंगा। और ये सारे एंगल जो हैं वो आप किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल क्या है?
मिरर के परपेंडिकुलर खींची हुई एक लाइन। रिफ्लेक्शन के लॉ समझने के बाद अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और इमेज किसको कहेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक मिरर जैसा कुछ दिखा रखा है। तो ये मिरर जैसा है, इस मिरर के सामने आपने एक कैंडल जला दी है, उस कैंडल से क्या कोई रोशनी निकल रही है। ठीक है, तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन बन गया, ये कैंडल बन गई। ठीक, इमेज क्या है, इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object is reflected from a mirror। तो ऑब्जेक्ट वो है जो किसी लाइट रे को अपने में से एमिट कर रहा है, किसके सामने, मिरर के सामने। और इमेज क्या है कि वो लाइट रे जो मिरर से टकराने के बाद लौट जा रही है, वो रिटर्निंग लाइट is giving us appearance or the sensation of image। ठीक है, अब मान लो कैंडल नहीं होती, मेरा अपना फेस होता, तो मेरा फेस भी मैं मिरर में तभी देख पाऊंगा ना जब कमरे में लाइट जलेगी। तो कमरे में पहले लाइट जलाएंगे, वो लाइट मेरे चेहरे पे गिरेगी, जो लाइट मेरे चेहरे पे गिरी वो मिरर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मेरे चेहरे से निकली हुई या एमिट की हुई लाइट मिरर की तरफ जाएगी, तो वो मेरा चेहरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और फिर वो लाइट वहां से टकराने के बाद लौट जाएगी, और लौट करके जब हम उसको फिर से लाइट की रेस को आपस में मिलाएंगे तो वो मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो यहां पर फिर से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कैंडल, इस कैंडल के लिए अपन बोलते हैं, देखिए यहां से दो रे ऑफ लाइट निकली, तो मिरर से टकराने से पहले जो लाइट आ रही है वो कहां से आती हुई मानेंगे, ऑब्जेक्ट से। अब मिरर से टकराने के बाद आप क्या पाते हैं, ये मिरर से टकराने के बाद इधर लौट गई, इधर लौट गई, तो इस तरफ तो डाइवर्जिंग सेंस है, तो इधर तो कभी मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें बैक साइड में रिट्रेस करेंगे। तो बैक साइड में जैसे ही रिट्रेस करोगे तो वो एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, और जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी दो रेस का मिलना जरूरी है, और इमेज के लिए भी दो रेस का मिलना जरूरी है। तो इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी हो या इमेज की पोजीशन पता करनी हो, तो हमको हमेशा दो रेज ऑफ लाइट को आपस में मिलाना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन से पहले जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट होती है वो इमेज की होती है। तो फाइनली मैं अपनी बात को अब कंक्लूड कर रहा हूं। बिफोर रिफ्लेक्शन तो जो भी है, तो बिफोर रिफ्लेक्शन, तो बिफोर रिफ्लेक्शन जो भी रेज ऑफ लाइट है वो किसको बताती है, ऑब्जेक्ट को। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी रेज ऑफ लाइट हैं वो इंटरसेक्ट होकर किसको बताती हैं, इमेज को। तो ऑब्जेक्ट हुई या इमेज हुई, ये कुल मिलाकर रे ऑफ लाइट का ही इंटरसेक्शन है बिफोर मीटिंग विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आफ्टर मीटिंग विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमारी डेली लाइफ में हम कई तरह के मिरर देखते हैं, खासतौर पे प्लेन मिरर को तो सबसे ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि सुबह ही सुबह उठकर हम टूथ ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, या बाल काट रहे हैं, तो हमें किस में अपना चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर में। ठीक है जी, तो प्लेन मिरर तो हर एक कॉमन हाउस होल्ड थिंग है। अब ये क्या है, प्लेन मिरर इज ए थिन, पतला रहता है, फ्लैट रहता है, और एक स्मूथ शीट ऑफ ग्लास है, बट उसमें आपने पॉलिश कर रखी है सिल्वर मेटल की, और उस सिल्वर मेटल की जो पतली सी पॉलिश है
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसके पीछे रेड पेंट कर रखा है। कई जगह रेड होता है, कई बार ग्रे भी होता है, ठीक है। इससे उसकी पॉलिशिंग की लाइफ बढ़ जाती है। अदरवाइज तो फिर जरा सा आपका नाखून लग गया या कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कील, स्क्रू ड्राइवर ऐसा कुछ लग गया तो भी उस प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती और हमारा चेहरा हमको डल दिखने लगता, ठीक है। इसलिए हम उस रेड पेंट का इस्तेमाल करते हैं सो दैट टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग, ठीक है। अब प्लेन मिरर के वजह से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनको हम जरा देखेंगे। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसको यहां पर भी बता दूंगा और आगे के सक्सेसिव पेजेस में भी मैं आपको उसको समझा दूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या दे रखा है कि भाई वर्चुअल होगा। वर्चुअल आपको हजम नहीं होगा, यू कांट डाइजेस्ट दिस वर्चुअल वर्ड। क्यों? अरे भाई आप रोज सुबह अपना मिरर में पता है जो फेस देखते हैं वो वर्चुअल है, दैट इज नॉट रियल। क्यों वर्चुअल है? इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पर या कोई पेपर शीट पर या किसी क्लॉथ पर हम अपने आप को प्रोजेक्शन नहीं दे सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये तो है मिरर, ये आप खड़े हैं, आपको आपकी इमेज तो दिखेगी उसमें, पर आपकी इमेज को लेने के लिए कोई पीछे स्क्रीन या पर्दा लगा दे तो वहां पर आप नहीं नजर आएंगे। जैसे ये तो आपने बहुत कॉमन देखा होगा, जब भी आप बाल बाल काटते हैं तो मिरर से आप पर्टिकुलर दूरी पर होते हैं कि भाई मान लो 3 फुट दूर हो तो 3 फीट यदि दूर है तो आपकी इमेज भी 3 फीट पीछे बनती है। जैसे यहीं पे मान लो ये 3 फीट इधर है तो इमेज उसकी किधर बन रही होगी? 3 फीट पीछे। तो मिरर के 3 फीट पीछे यदि आप कोई स्क्रीन या वाइट पेपर शीट या कोई वाइट क्लॉथ लटका देंगे तो वहां पर आपका कोई पिक्चर नहीं बन पाएगा, आपकी कोई इमेज नहीं बनेगी। तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं फाइनली कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल होती है, बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन और अ वाइट पेपर। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। हाँ सीधी होती है, कोई दिक्कत नहीं। सीधी कैसे बोल रहे हैं? हमें आंख के सामने आंख दिखती है और अपने शोल्डर्स के सामने शोल्डर दिखते हैं और लेग्स के सामने लेग्स दिखते हैं। तो इरेक्ट में यही होता है कि भाई जिस साइड ऑब्जेक्ट का टॉप है इमेज का भी टॉप उसी साइड में दिखेगा, ठीक है। तो जिधर टॉप है इमेज का भी टॉप उधर ही होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है, हाँ ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वल साइज के बनते हैं। तो यहां पर भी आपको दिखा रखा है कि जितनी बड़ी आंख हमारी होगी उतनी बड़ी उसकी इमेज आएगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज एज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। हाँ बिल्कुल सही। मिरर के सामने यदि आप 3 फुट इधर खड़े हैं तो उसकी आपकी इमेज भी मिरर के 3 फीट पीछे आएगी। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पीछे उसकी इमेज बनती है। द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। हाँ इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, यानी वो साइड वाइज रिवर्स हो जाती है ना, उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वो अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो अब आगे चलने जा रहे हैं। तो उसमें एक तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पता होने चाहिए और एक ये वाली बात कि इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका इस्तेमाल करके मैं आपको कई चीजें सिखाऊंगा। तो अभी लेटरल इन्वर्जन अपन वर्ड पढ़ के आए थे, लेटरली इन्वर्टेड, उसको अब मैं देखो यहां पर सिखा देता हूं। ये तो आपने कॉमन लाइफ में देखा ही होगा कि एम्बुलेंस जो होती है, जो पेशेंट ले आने का काम करती है हॉस्पिटल वगैरह में, तो उस एम्बुलेंस पर ये जो अल्फाबेट होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं। तो वो जो उल्टे लिखे होते हैं वो इसलिए लिखे होते हैं कि मान लीजिए आप भी किसी गाड़ी में है, कार में है, उस कार के पीछे यदि वो एम्बुलेंस आ जाए तो ये जो इसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं वो उलट करके एकदम सीधे हो जाते हैं। तो देखिए वहां पर वो उल्टा है, पर यदि कोई रियर व्यू मिरर में देखेगा तो वहां पर ये सारे अल्फाबेट लेटरली इन्वर्टेड होकर उसको सीधा दिखेंगे कि भाई देयर इज समथिंग इमरजेंसी, सो काइंडली लेट पास दैट
एम्बुलेंस एज सम पेशेंट में बी इनसाइड इन सीरियस कंडीशन। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन क्या है कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड appears to become the लेफ्ट साइड। तो अल्फाबेट का राइट साइड लेफ्ट साइड में बदल जाता है। जरा समझ के देखना कैसे। मान लीजिए मिरर है, उसके सामने ये एल नाम का अल्फाबेट है। ओके, अब इस एल की मैं आपके सामने इमेज बनाने जा रहा हूं। ठीक, तो अभी अभी आपने एक पॉइंट सीखा था कि ऑब्जेक्ट की वही डिस्टेंस होती है जो कि इमेज की होती है। देखिए अभी यहां पर देखा था ना हमने, ये मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है। तो इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। तो इसका इस्तेमाल करके अब एल का मैं बनाने जा रहा हूं। तो एल पर मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। तो ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया और लेट वो सी मान लिया। तो बताइए ए बी सी में से सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है मिरर के? हाँ, कौन बच्चा बताया? हाँ, देखिए ए पॉइंट मिरर के सबसे पास है ना। तो ए पॉइंट जब सबसे पास है तो इसकी इमेज भी सबसे पहले किसकी बनेगी? ए की। तो ए की इमेज सबसे पास बनेगी, क्योंकि मिरर से जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पास उसकी इमेज बनती है। मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए की इमेज सबसे पास बनी। अब बी तो उससे दूर है, देखिए आपके सामने। तो मिरर से अब बी तो फार अवे देन ए, तो बी को थोड़ा पीछे बनाए। सी की डिस्टेंस भी चलो बी जितनी है, तो ये अपन ने सी बना लिया। अब इनको मिला दो, देखो जरा एल उल्टा बन गया ना बेटा। ये हम कहना चाह रहे थे। तो राइट साइड कन्वर्ट्स इनटू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स इनटू राइट साइड। ये मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन का। सो द चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो यहां पे हर अल्फाबेट को जब आप साइड बदल देंगे ना, राइट को लेफ्ट, तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्यों एम्बुलेंस के जो अल्फाबेट होते हैं वो उनको लेटरली इन्वर्टेड करके लिखा जाता है, कि जैसे ही किसी रियर व्यू मिरर में देखें तो वो आपको एग्जैक्टली सीधे दिखने लगे, कि तब आप इजीली पढ़ लेंगे अरे हाँ ये तो एम्बुलेंस है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का देखिए डेली लाइफ में कितना ध्यान रखा जाता है। प्लेन मिरर का यूज, हाँ भाई डेली बेसिस पर हम अपना बाल काटने हैं, शक्ल देखनी तो करते ही हैं। सोलर कुकर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइट का उसमें रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, जिससे खाना पक जाता है। देखिए सोलर कुकर है, ठीक है। फिर ये आपका कैलिडियोस्कोप होता है। कैलिडियोस्कोप बच्चों ने बचपन में बहुत किया हुआ होता है। एक टॉय होता है जिसमें कि हम कुछ कांच के टुकड़े और कलर्ड पेपर डाल देते हैं, और जब उसको घुमाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न आपके बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में हम आपको और बता दे रहे हैं। तो रियल इमेज क्या है? जिसको हम किसी स्क्रीन पर, पेपर पर या किसी क्लॉथ की शीट पर हम जिनको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई मूवी वगैरह देखी होगी किसी मल्टीप्लेक्स में, तो कभी गौर करिएगा, सामने तो एक वाइट कलर का क्लॉथ जैसा होता है, उस पर काफी दूर से एक प्रोजेक्टर से रोशनी फेंकी जाती है। ये प्रोजेक्टर जैसे यहां पे दिखाने की कोशिश की है, तो ये रोशनी जाकर वहां पर एक इमेज बनाती है। तो वो इमेज किस पर मिल रही है? एक वाइट क्लॉथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन। तो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। या आपने एक काम और किया होगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सन की तरफ दिखा करके अपने किसी फ्रेंड को टीज करने के लिए उसकी स्किन के ऊपर सन का फोकस लेते हैं। तो सन की रोशनी की तरफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को करके उसका फोकस स्किन पे लिया जाता है। तो जैसे स्किन पे लिया जाता है तो वो स्किन पे जलन महसूस होती है। इवन कई बार तो कागज भी जल जाता है, स्किन में भी जलने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो स्किन या जो पेपर है उस पर क्योंकि सन की इमेज बन जा रही है, तो वो इमेज क्या कहलाएगी? रियल कहलाएगी। जैसे यहां पर भी दिखा रखा है, कैंडल जलाई है, ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा कुछ है। तो इस कैंडल की इमेज जहां बन रही है, वहां पर यदि आप एक पेपर का पीस या क्लॉथ लटका देंगे तो वहां पर आपको कैंडल का इमेज मिल जाता है। अब क्योंकि वो इमेज किसी स्क्रीन पे मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रियल इमेज कहलाएगा। तो हम इधर की बात कुछ नहीं, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन और पेपर
इज कॉल्ड एज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, बस इतनी सी बात ध्यान रखें, स्क्रीन पे जो नहीं मिल सकती उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। हाँ, आप जो डेली अपने घर के अंदर प्लेन मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मान लीजिए पड़ोसी के घर और आपके बीच में एक छोटी सी दीवार है, तो उस दीवार पे आपने मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, तो जितनी दूर आप हैं तो आपकी इमेज इसका मतलब पड़ोसी के घर में बन जाती। फिर तो पड़ोसी वहां पर एक क्लॉथ लटका देता, तो क्या उस क्लॉथ पर आपकी शक्ल आती है? नहीं आती ना। तो वैसे आपको जरूर लग रहा है कि यार मैं पड़ोसी और मेरे बीच की उस वॉल पर आपने जब मिरर लगा दिया और मिरर से आप 5 फुट इधर हैं, तो आपकी इमेज फिर तो पड़ोसी के यहाँ बननी चाहिए थी। वो भी कहता, अरे भाई आइए आइए, आप तो मेन डोर से नहीं आए, ये मिरर के थ्रू आ गए। ठीक है, तो वो अभी भी वर्चुअल है, क्योंकि आप इस तरीके से अपने आपके नेबरहुड में किसी पड़ोसी के घर में नहीं जा सकते। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के रूल के बारे में बताया है, इसका भी मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके नहीं बताया। ठीक है, तो अगले टर्न पर मैं थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह करके बताऊंगा। आज तो मैंने सिर्फ थ्योरी आपको बताई है। तो आज हमने सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। ये सारी जानकारी आपको पेज नंबर 160-161 पे दे रखी है, जो कि एनसीईआरटी का जनवरी 2020 का एडिशन है। अगले टर्न पर हम ये स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, कनकेव मिरर के बारे में, और थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बारे में बताएंगे, उसमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। तो आप जरा घर से उसको पढ़ के आइएगा। उम्मीद है आपको आज का क्रैश कोर्स का लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम 30 घंटे में साइंस और 30 घंटे में मैथ्स कवर करेंगे। बाकी जानकारी आप हमारी कॉन्सेप्ट लाइव की वेबसाइट पर देखें। शुक्रिया।